Hello friends, myself Dr. Ankita Gupta, Assistant Professor in Economics, Government Girls College सिकंदरा। आज अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट करी थी। अब हम फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम राजकोषीय नीति बोलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसके उद्देश्य देखेंगे, इसके साधन क्या है, ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे। अब सबसे पहले सार्वजनिक वित्त होता है ना, पब्लिक फाइनेंस, उसके अंदर में राजकोषीय नीति का सबसे महत्व मानता होता है। सार्वजनिक मतलब सरकार का वित्त कहाँ कैसे काम करता है, उसमें राजकोषीय नीति होती है। ये मेनली बजट के संबंधित नीति होती है, जिसमें भाई सरकारी आय, सरकारी खर्च, सरकारी उधार आदि का विवेचन शामिल होता है। अब सरकार के हम बजट में देखते हैं तो बजट में हम देखते हैं राजस्व प्राप्तियाँ होती है। राजस्व प्राप्ति कैसे होती है, राजस्व कैसे प्राप्त है, कर से प्राप्त होता है और गैर कर राजस्व होता है। फिर ऐसे राजस्व खर्च होता है तो राजस्व घाटा होती के आधिक्य होता है। फिर पूंजीगत प्राप्तियाँ या पूंजीगत घाटा होता है और राजकोषीय घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है, समूह घाटा, सरकारी खर्च, योजना खर्च, गैर के योजना, ये सब बजट के पूर्ण मद है। अब राजकोषीय नीति में मूलतः कर, सार्वजनिक खर्च और सार्वजनिक उधार का समावेश होता है। अब राजकोषीय नीति का अर्थ क्या है? सैमुअल्सन और नोरडाउस जो अर्थशास्त्री है वो बताते हैं, अधिक सुनिश्चित रूप में राजकोषीय नीति से यह आशय होता है कि कर व सार्वजनिक खर्चे इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि वे व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव को कम करने में मदद दे सकें और बढ़ती हुई उच्च रोजगार वाली अर्थव्यवस्था को कायम रखने में योगदान दे सकें, जो ऊंची व अस्थिर मुद्रास्फीति से मुक्त हो। मतलब ये कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि हमको कर और जो हमारे खर्चे हैं ना भाई, हमको कर से जो आय प्राप्त हो रही है हम लगा रहे हैं, और सार्वजनिक खर्च जो हम कर रहे हैं उनको इस तरह से मेंटेन करना है कि तो बार बार तेज़ी मंदी के उतार चढ़ाव आते हैं वो कम हो और रोज़गार अच्छा हो और मुद्रास्फीति से हमको मुक्ति मिल सके। इस परिभाषा में राजकोषीय नीति में कर व सरकारी खर्च को शामिल किया गया है और उच्च रोजगार प्राप्त करने, व्यापार चक्र के प्रभाव को कम करने और मुद्रास्फीति के रोकने के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाले और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जाते हैं। अब भारत में राजकोषीय नीति वर्तमान में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये वर्तमान भारत में ही नहीं, सब विश्व में वित्त मंत्री इसमें जोर देते हैं कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9% पर होना चाहिए और इस समय प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब राजकोषीय घाटा क्या है, इसको हम देखेंगे। राजकोषीय घाटा है मतलब एक उधारी है, जो उधारी हमें जो सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार ले रही है, और ये जब सरकार का खर्च है ना, इनसे भी पूरा नहीं हो पा रहा। भाई सरकार ने इतना 1000 रुपये खर्च कर दिए, जबकि सरकार को राजस्व से और कर्जों की रिकवरी, सार्वजनिक उपक्रम रेवेन्यू से मात्र 800 रुपये प्राप्त होते। 200 रुपये जो सरकार ने एक्स्ट्रा खर्च किए वो होता है सरकार का उधारी हो गई, ये होता है राजकोषीय घाटा। तो इस प्रकार राजकोषीय घाटा एक तरह से अतिरिक्त उधारी हो गई, जिसकी पूर्ति उधार लेकर की जाती है। राजकोषीय घाटा होता है कुल सरकारी खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति प्लस पूर्व कर्जों की रिकवरी प्लस सार्वजनिक उपक्रमों की विनिश्चित प्राप्त राशि तथा आंशिक रूप से इक्विटी को बेचने से प्राप्त राशि। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू कुल सरकारी खर्च माइनस गैर कर्ज की पूंजीगत प्राप्तियाँ। यह माना जाता है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के संबंधित 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होगा, अब ऑब्वियसली घाटा अधिक है, मतलब सरकार ने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है तो घाटा अधिक होगा, तो उधार लेंगे तो उधार लेंगे तो पैसा ज़्यादा आएगा, जब तो ऑब्वियसली मुद्रास्फीति की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है। राजकोषीय नीति के कराधान, सरकारी खर्च, सरकारी उधार आदि आते हैं। इनका उपयोग करके सरकार कई उद्देश्यों की प्राप्ति में इन अस्त्रों का उपयोग कर सकती है, जैसे आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समानता, रोजगार सृजन, आर्थिक स्थिरीकरण, विनिमय दर की स्थिरता, मुद्रास्फीति विरोधी नीति। अब हम सबसे पहले देखेंगे राजकोषीय नीति में आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से मापी जाती है। राजकोषीय नीति का विकासशील और विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में महत्व है। और आर्थिक वृद्धि मतलब हम कह देते हैं जीडीपी बढ़ गई, तो सीधे सिंपल शब्दों में कह देते हैं आर्थिक वृद्धि हुई है, लेकिन सिर्फ जीडीपी का अपना आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, आर्थिक विकास को नहीं दर्शाता। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। विकासशील देशों में इसका मतलब विकास की दर को ऊँचा करना है, विकसित देशों में विकास की दर को बनाए रखने के लिए। और
कर की दर नीचे रखेंगे हम तो क्या होगा, उससे जब टैक्स कम लगाएगी गवर्नमेंट तो लोगों की सेविंग भी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और जब देश में हम उपभोग पर व्यय सीमित करेंगे तो निवेश पर व्यय बढ़ता है और विकास को प्रोत्साहन मिलता है। विशेषतः अनुत्पादक उपभोग व्यय कम करना देश के लिए सदैव हितकारी होता है। सरकार ने कई प्रकार से करों में रियायतें व छूट देकर निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ा सकती है। भारत सरकार ने कृषिगत क्षेत्र में अधिक कर्ज की सुविधा देकर व ब्याज की दर को सीमित करके उसमें निजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार आधारभूत क्षेत्र या बुनियादी क्षेत्र में पावर, परिवहन व संचार आदि क्षेत्रों पर सरकार कर्ज लेकर भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जो संभवतः अन्यथा संभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास के लिए वित्तीय साधन जुटाने होते हैं, इसके लिए करों और कर्जों की जरूरत है। सरकार आंतरिक और बाह्य साधनों का उपयोग करके पर्याप्त साधन जुटाती है ताकि समग्र विकास की गति तेज की जा सके। सरकारी खर्च के प्रारूप को भी विकासोन्मुख बनाने के लिए राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय की ओर, गैर विकास व्यय से विकास व्यय की ओर, गैर योजना व्यय से योजना व्यय की ओर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश अर्थशास्त्री से इस बात से सहमत है कि देश की वृद्धि पर मौद्रिक व राजकोषीय नीति दोनों का प्रभाव पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम ब्याज की दर को कम करके निवेश बढ़ा देते हैं ताकि विकास बढ़े और करों में रियायतें देकर निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है, ये राजकोषीय नीति में होता है। इस प्रकार दोनों का एक साथ प्रयोग करके विकास का प्रभाव प्रशस्त किया जाता है। फिर राजकोषीय नीति व आर्थिक समानता राजकोषीय नीति से कैसे प्राप्त की जाती है वो हम इसमें देखेंगे। आजकल वृद्धि दर के साथ साथ इस बात पर भी बल दिया जाता है कि समता परक अथवा समावेशी भी हो। इसका लाभ समाज में सभी वर्गों को समान रूप से मिले और देश में धन व आय की समानता कम हो। सभी देशों मतलब ये नहीं देखते कि एक ही तो पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में बंट जाए, फिर इसको सब लोगों के हाथ में इक्वल पैसा आना चाहिए, या इक्वल नहीं तो कम से कम सब लोग अपनी ज़रूरतें तो बेसिक नीड्स को पूरी कर पाएँ। आर्थिक व आमदनी की असमानता को दूर करने के लिए कराधान व सार्वजनिक व्यय दोनों का उपयोग किया जा सकता है। कराधान के अंतर्गत ज़्यादातर प्रत्यक्ष करों का उपयोग होता है। ये व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, धन कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर आदि के माध्यम से आर्थिक असमानता कम की जा सकती है। इसके लिए प्रगतिशील कर प्रणाली होता है, मतलब प्रगतिशील कर प्रणाली भी होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाएगी और एक सीमा तक, जैसे आजकल 2.5 लाख 5 लाख की सीमा तक कोई आयकर नहीं लगाया जाता, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आयकर तो आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकम आयकर बढ़ा दिया जाता है। और परोक्ष कर अधिकतर क्या होते हैं, अधोगामी रिग्रेसिव होते हैं। इनका भार क्या होता है, कम आय वालों पर अधिक पड़ता है, लेकिन विलासिता की कीमती वस्तु पर उचित दर से करों को लागू कर इन्हें एक सीमा तक प्रगतिशील बना सकते हैं। परोक्ष कर होते हैं जो इनडायरेक्ट लगते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत में शामिल हो जाता है। तो अब कोई जो ज़रूरी वस्तु है तो उसको तो गरीब भी यूज करेगा, तो वो तो अधोगामी हो गया ना भाई, गरीब के ऊपर ज़्यादा कर। लेकिन अगर हम विलासिता की वस्तुओं पर लगा दें तो उसको तो गरीब कम यूज देगा, तो वो उसको हम ऐसे विलासिता की वस्तुओं पर लगाकर प्रगतिशील बना सकते हैं। आय की असमानता को कम करने पर सरकार की खर्च की व्यवस्था का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे सरकार निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल आदि की सुविधाओं पर अधिक राशि व्यय करके सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। ऐसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तो सस्ता अनाज उपलब्ध कराती है, वह भी एक सफलता के लिए उठाया गया कदम है। निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांच सुविधा भी इसके लिए उठाए गए कदम है। तो सरकार कराधान और सरकारी खर्च के माध्यम से राजकोषीय नीति का उपयोग करके आर्थिक असमानता को दूर कर सकती है। अब हम इसमें उदाहरण देखेंगे राजकोषीय नीति के माध्यम से रोजगार को कैसे मेंटेन रखा जाता है। विकसित देशों में पूर्ण रोजगार स्थिति को बनाए रखने की समस्या होती है। वे वहाँ तो यह पूर्ण रोजगार है उसको कैसे मेंटेन, लेकिन विकासशील और अन्य जो धन देश है उनमें तो यह पहले रोजगार का सृजन ही बहुत बड़ी समस्या है। तो विकसित देशों में तो बेरोजगारी की भी जब उत्पन्न होती है वो मांग ही कम होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो मांग हमेशा रहती है, तो उनमें तो मांग की बढ़ाने की समस्या होती है, जबकि हमारे यहाँ तो पूंजी की कमी है, इसलिए उत्पादन आर्थिक क्रियाएं संचालित नहीं होती, तो बेरोजगारी बनी रहती है। इस प्रकार के दोनों देशों में राजकोषीय नीति के मार्फत रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। विकसित देशों में सार्वजनिक में वृद्धि करके मांग को बढ़ाया जा सकता है और महान मंदी के समय भी सार्वजनिक में वृद्धि का समर्थन किया केंद्र से, ताकि रोजगार का विस्तार हो सके। अब जैसे नरेगा रोजगार ने चलाया सरकार ने रोजगार, इसके माध्यम से 100 दिन की गारंटी देती है। रोजगार का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुले हैं। इसमें अनुसूचित ST SC लोगों के लिए भी आवास, रंगीन क्रियाएँ ये सब मिले हैं, ताकि वो अपने घर के आसपास से उनको काम मिल सके। अब हम इसमें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, राजकोषीय नीति से हम आर्थिक स्थिरीकरण कैसे प्राप्त करते हैं।
आज के वैश्वीकरण के युग में विभिन्न देशों में आर्थिक उतार चढ़ावों व उच्चावचनों तेजी मंदी की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। जब अमेरिका में आर्थिक संकट आया था 2008 में उसका प्रभाव हम देख ही सकते हैं। फिर 2011 में वापस यूरोजोन का आर्थिक संकट है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। वहाँ मंदी के कारण भारतीय माल के निर्यातकों को धक्का पहुँचा, क्योंकि जब मंदी आ गई वहाँ तो हमारे यहाँ से जो निर्यात होते थे वो बंद हो गए, तो हमारे यहाँ से जो निर्यात थे उनको भी बहुत दुख हुआ। मतलब उनको दुख से मतलब उनको आर्थिक हानि हुई। और हाल में ग्रीस में जो आर्थिक संकट हुआ और उसके द्वारा वो जो कर्ज न चुका तो विश्व मंदी के काले बादल छाने लगे थे। आर्थिक तेजी मंदी की समस्या काल व्यापार चक्र विरोधी नीति के अपनाकर निकाला जा सकता है। यह राजकोषीय नीति में विवेकपूर्ण ढंग से परिवर्तन करके निकाला जा सकता है। ये विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति कहलाती है, जिसका आशय कि सरकार इसमें आवश्यकता अनुसार कराधान सरकारी खर्च में परिवर्तन करके मंदी की स्थिति में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों में कमी व खर्च में बढ़ोतरी करती है। इसके लिए निजी क्षेत्र में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाने तो सरकारी खर्च में तदर्थ वृद्धि की जाती है। इससे उपलब्ध साधनों का उपयोग होने लगता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ने लगता है। इस प्रकार आर्थिक तेजी की स्थिति में अर्थव्यवस्था अधिक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है, तो सरकार उस पर काबू पाने के लिए कराधान को बढ़ा सकती है, सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित कर सकती है, ताकि समग्र मांग की अधिक वृद्धि व अर्थव्यवस्था की अधिक गर्म होने की स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।